Fine. Video number 15 and 16. We have discussed multiple linear regression, R square, adjusted R square, omitted variable bias. तो आप उन दोनों वीडियोस को दोबारा से देख लीजिए अगर आपको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पे कुछ चीज देखनी है। फंडामेंटल क्वेश्चन हमारा कि क्या क्लास साइज कम करने से टेस्ट स्कोर बढ़ जाता है। तो उसके लिए हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन जो है वो यूज कर रहे थे, जिसमें हमने परसेंटेज इंग्लिश लर्नर्स वेरिएबल्स को भी ऐड किया। अब अगला क्वेश्चन जो अराइज होता है कि अगर तो इंडिविजुअल कोएफिशिएंट्स की टेस्टिंग करनी है तो हमने बात की कि हम टी स्टैटिस्टिक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास जो है जॉइंट कोएफिशिएंट्स जो है उनकी टेस्टिंग करनी है, जॉइंट हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है कि सारे के सारे कोएफिशिएंट्स साइमल्टेनियसली इक्वल टू जीरो तो नहीं है, तो उसके लिए टी स्टैट्स यूज करेंगे या तो कैसे यूज करेंगे या फिर एफ स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज करते हैं, ये हमारी इस वीडियो का टॉपिक है। तो हम यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्ट एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल्स फॉर वन कोएफिशिएंट फॉर मल्टीपल कोएफिशिएंट्स, इन चीजों को देख रहे हैं। अगले वाली वीडियो में हम कंट्रोल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है और आर स्क्वायर की मीनिंग क्या है, फॉर बीइंग हाई, फॉर बीइंग लो, हाउ डज इट रिलेट टू मॉडल। तो सिंगल कोएफिशिएंट आप सबको पता है, हम ये बार बार वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। बीटा वन हैट माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा वन हैट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन हैट। तो उसके लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल बीटा वन हैट प्लस माइनस 1.96 इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन हैट। 1.96 सैंपल साइज आपने लार्ज अस्यूम किया, तो z की वैल्यू, z स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू जो एट 5% क्रिटिकल लेवल आती है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आती है, उसको आपने यूटिलाइज किया। अब हम देखते हैं टेस्ट स्कोर है हमारा, उसको हमने रिग्रेस किया क्लास साइज पे, स्टूडेंट टीचर रेशियो पे। आपके पास जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट आया कि आपके पास -2.28 जो है वो कोएफिशिएंट है, तो क्लास साइज 1 कम करने से टेस्ट स्कोर 2.28 यूनिट इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जब हमने उसमें एक एडिशनल वेरिएबल परसेंटेज इंग्लिश लर्नर्स डाला, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया, तो आपका ये जो कोएफिशिएंट है ये ऑलमोस्ट 100% रिड्यूस हो जाता है। इट मींस, और ये वेरिएबल सिग्निफिकेंट भी है बिकॉज 0.65 डिवाइडेड बाई 0.031 जो उसका स्टैंडर्ड एरर है। तो इट मींस कि अगर आपने इसको मॉडल में यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया था तो ये वाला वेरिएबल कहाँ पड़ा था, ये यूआई में था। तो मैंने ये बात की कि परसेंटेज इंग्लिश लर्नर और क्लास साइज आपस में कोरिलेटेड होते हैं। अगर ये कोरिलेटेड है तो इसका मतलब है ये वेरिएबल यूआई में था, यूआई स्टूडेंट टीचर रेशियो से कोरिलेट कर गया, तो ओएलएस एस्टिमेटर्स बायस्ड हो गए और आपकी बेसिक assumptions एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू गिवन एक्स भी वायलेट हो गई और देयर आर सम अदर इश्यूज। तो एक तो ये 100% रिड्यूस हुआ कोएफिशिएंट स्टूडेंट टीचर रेशियो का। इट मींस परसेंटेज इंग्लिश लर्नर को इग्नोर करना वाज सीरियस मिस्टेक। अब इसके बाद हम इनका 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो -1.10 प्लस माइनस 1.96 अगर टू साइडेड टेस्ट है इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन हैट, तो वो आपके पास -1 प्लस माइनस इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन हैट। तो ये आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया। टी स्टैटिस्टिक्स भी सिंपली कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। हम स्टेटा में कैसे करते हैं, we'll do that। हम अपनी वर्कशॉप जो इस पूरे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पे होनी है उसमें चेक करेंगे। अब क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का क्वेश्चन जो है वो ये है कि जॉइंट हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे की जाए, कैसे ये टेस्ट किया जाए कि ये दिस वन तीनों जीरो हैं या कोई से दो जीरो हैं। तो आपने नल हाइपोथेसिस है H नॉट बीटा वन इक्वल टू जीरो एंड बीटा टू इक्वल टू जीरो, तो दो कोएफिशिएंट्स को आपने जीरो रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, दो कोएफिशिएंट्स को आपने कह दिया कि वो जीरो हैं, तो दो रिस्ट्रिक्शंस आपने लगाई हैं जिसको हम कहते हैं R इज इक्वल टू 2 और Q इज इक्वल टू 2।
अल्टरनेटिव क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट जीरो, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट जीरो। वो बेटा 1 भी जीरो ना हुआ तो भी रिजेक्ट हो जाएगा, बेटा 2 जीरो ना हुआ तो रिजेक्ट होगा, दोनों के दोनों जीरो ना हुए तो डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाएगा। इसको टेस्ट कैसे किया जाए, इसमें क्यों हम अलग अलग से टी स्टेट्स नहीं यूज कर लेते, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब देखिए इस पे हम जो है वो Q इज इक्वल टू 2t है, ये वो सारी बातें जो भी मैंने कह दी है। अब एक है कि हम एक पे T1 अलग से लगा लें, T2 अलग से लगा लें और फिर ये चेक करें कि अगर ये 1.96 से ग्रेटर हुआ तो ये रिजेक्ट कर दीजिए, ये अगर ग्रेटर हुआ तो ये रिजेक्ट कर दीजिए, और या ये रिजेक्ट हुआ ग्रेटर हुआ, ये ना हुआ तो भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, ये ग्रेटर हुआ ये ना हुआ तब भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। So it means कि either T1 is greater than 1.96 or T2 is greater than 1.96 or both greater than 1.96, null hypothesis reject हो जाएगा। तो हम ये क्यों नहीं करते, हम ये काम इस तरह से क्यों नहीं करते, इसको देखने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। तो देखिए हम ये कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी T1 इज ग्रेटर देन 1.96 और T2 is greater than 1.96 और both greater than 1.96, तो ये होगा नल हाइपोथेसिस इनकरेक्टली रिजेक्ट होने का, ये चीज होगी कि नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हो रहा है। अब आप देखिए कि दोनों के दोनों नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कैसे होगा कि अगर आपकी T1 और T2 दोनों लेस देन 1.96 हो तो वो आपके पास ये वाली है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्टली रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। उसी को हम थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी आप चेक कर लीजिएगा। मैं जो आपको असल पॉइंट पे लाना चाहता हूं वो ये है कि अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है, इसका रिजेक्ट ना होने के चांसेस बाई मिस्टेक रिजेक्ट होने के चांसेस 0.05 है, इसके 0.05 है, रिजेक्ट ना होने के चांसेस 0.95 है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है, 0.95 स्क्वायर आ गया। तो इसको जब हमने देखा तो बेसिकली हमें ये पता चला कि टाइप 1 एरर जो है वो प्रोबेबिलिटी 0.0975 बन जाती है अगर हमने दोनों कोएफिशिएंट्स पे अलग अलग T1 लगा के नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया, जबकि हमारी जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 5% है। अगर तो आप ये वाला लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज कर लें, यानी कि P वैल्यू अगर 0.05 आई तो हम क्या करेंगे 0.06, तो चूंकि वो इससे ग्रेटर आई है हम रिजेक्ट कर देंगे। हालांकि एक्चुअल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या बन गया है 0.0975, इसलिए हम टी स्टेट्स यूज नहीं करते। बात अगर नहीं भी फॉलो हुई तो देर आर इश्यूज इन level of significance in type 1 error when you apply t-stats separately on each coefficient for joint testing। तो उसके आसान वे ये है कि हम जो है ना वो एक वे ये है कि बॉन-फेरोनी मेथड यूज कर लिया जाए जो कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में यूज नहीं है। दूसरा जो मेथड है जो कि इन प्रैक्टिस है, जो आपको पढ़ाया जाता है, हम उसकी तरफ आ जाते हैं, हम उसको यूज कर लेते हैं। और वो मेथड बहुत ही सिंपल है। वो सिंपल मेथड ये है कि आपने ये कहा कि बीटा 2 इक्वल टू 0, बीटा 3 इक्वल टू 0, तो ये हाइपोथेसिस बन गया। तो अब आपने ये दो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, तो दिस इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड मॉडल। दिस इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड मॉडल। इस मॉडल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो ये क्या है अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल है। आपको पता है कि जब आप वेरिएबल्स ऐड करते जाएंगे तो ui कम होता जाएगा। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल्स जो है वो रिस्ट्रिक्टेड मॉडल का अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल का कम होगा क्योंकि इसमें ज्यादा वेरिएबल्स हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल्स रिस्ट्रिक्टेड मॉडल का, क्योंकि दो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, बीटा 2 इक्वल टू 0, बीटा 3 इक्वल टू 0, तो ये मॉडल बना है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिस्ट्रिक्टेड मॉडल जो है उसका आपके पास क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल्स ज्यादा होगा। अब क्या ये ज्यादा इतना ज्यादा है कि इन दोनों के दरमियान जो गैप है वो बहुत ज्यादा हुआ, तो हम कहेंगे कि नहीं जी ये रिस्ट्रिक्शंस जो है लगाना
सही नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं, ये दोनों मॉडल्स एक दूसरे से। अगर ये दोनों वैल्यूज वेरी क्लोज टू ईच अदर हो तो हम क्या कहेंगे कि रिस्ट्रिक्शन लगाने से कोई मॉडल की जो है टेस्ट स्कोर को एक्सप्लेन करने पे बाकी वेरिएबल्स का बहुत ज्यादा रोल नहीं आया, तो वी कैन से कि ये रिस्ट्रिक्शंस वैलिड है, हम बीटा 2 बीटा 3 इक्वल टू 0 कह सकते हैं। तो यहाँ पे दो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं तो Q2 है। अगर आप बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 तीनों इक्वल टू 0 टेस्ट करेंगे तो Q3 हो जाएगा। अब इसके जो है वो लिटरेचर में 2-3 मेथड्स गिवन है, मैं यहाँ पे आपके सामने एक मेथड जो है वो उसी इसने R² दिया हुआ है, मैं आपके सामने वो लिख देता हूँ कि F स्टैट्स क्या होगी, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल्स फ्रॉम रिस्ट्रिक्टेड माइनस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल्स फ्रॉम अनरिस्ट्रिक्टेड। हमें पता है कि ये सेकंड वाला हमेशा कम होगा पहले वाले से, क्योंकि सम ऑफ जितने भी इसमें वेरिएबल ज्यादा हैं, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस डिवाइडेड बाई सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल्स अनरिस्ट्रिक्टेड डिवाइडेड बाई n सैंपल साइज है माइनस k। दो पैरामीटर्स पे उसमें 3 आपके कोएफिशिएंट्स थे, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 माइनस k, और एक इंटरसेप्ट भी था तो -1 n माइनस k माइनस 1। इसी को अगर आप थोड़ा सा, जैसे हमें पता है कि जी आपके पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स होता है इक्वल टू एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स प्लस सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू रिग्रेशन, तो अगर आप इसको थोड़ा सा मैन्यूवर करें तो ये चीज आ जाती है। उसने इसको R² की फॉर्म में लिख दिया। तो आपको पता है R² अनरिस्ट्रिक्टेड का ज्यादा होगा, देखिए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल्स रिस्ट्रिक्टेड का ज्यादा होगा, R² अनरिस्ट्रिक्टेड का ज्यादा होगा, क्योंकि जितने वेरिएबल ज्यादा डालते जा रहे हो R² बढ़ता जा रहा है। तो उसी की थोड़ी सी मैथमेटिकल मैन्यूवरिंग करें तो ये इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा कि हमें पता है कि जब हमने ज्यादा वेरिएबल्स डाले तो R² अनरिस्ट्रिक्टेड बढ़ गया। तो एनीवे मैं कट इट शॉर्ट, अब अगर R² अनरिस्ट्रिक्टेड R² रिस्ट्रिक्टेड से ज्यादा, उनके दरमियान ज्यादा गैप होगा, तो हम ये कहेंगे कि वो रिस्ट्रिक्शंस होल्ड नहीं करती, बीटा 2 और बीटा 3 को आप 0 नहीं कह सकते। और अगर ये दोनों आपस में क्लोज हुए, f की वैल्यू जो है लेस देन 3 लेस देन 4 हुई, तो आप क्या कहोगे कि नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर देते हैं। ये दोनों वेरिएबल्स मॉडल में इंपॉर्टेंट हैं या टेस्ट स्कोर को एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं। तो दैट्स हाउ वी प्रोसीड। तो जब हमने इसको एम्पिरिकली किया, आई डू इट इन फ्रंट ऑफ यू यूजिंग स्टेटा एज वेल एज यूजिंग आर। बार मैं बार कह रहा हूँ, आर सीख लो सीख लो सीख लो। तो ये आपके पास जो है वो एफ स्टेटिस्टिक्स 8.0 जो क्रिटिकल वैल्यू थी 5.43, तो इसका मतलब है एफ is greater than critical value, so therefore we reject the null hypothesis। critical value शायद 4 के करीब होगी, तो we reject the null hypothesis and we say these restrictions don't hold, these restrictions don't hold। ये ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन हम इसकी मैथमेटिक्स में नहीं जाते। एक छोटी सी और बात करके मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं कि आपको अगर ये टेस्ट करना हो बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2, तो ये सिंगल रिस्ट्रिक्शन है, ये दो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप बीटा 1 माइनस बीटा 2 इक्वल टू 0 टेस्ट कर सकते हैं। तो इसका क्या वे होता है, इसका ये होता है कि आप अपने उस इक्वेशन को रीअरेंज करें और फिर स्टेटा में डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये देखिए बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2, तो हमने क्या किया, बीटा 1 माइनस बीटा 2 इक्वल टू और बीटा 2। तो अब अगर आप देखें तो ये माइनस बीटा 2 x1 बीटा 2 x1 ये हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो गेमा 1 इक्वल टू गेमा 1 x1 आई, और ये एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे x1 प्लस x2। आपको एक नया वेरिएबल क्रिएट करना है। अब आपको रिस्ट्रिक्शन जो टेस्ट करनी है वो क्या करनी है, गेमा 1 इक्वल टू 0। अगर गेमा 1 इक्वल टू 0 हुआ तो इसका मतलब बीटा 1 माइनस बीटा 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2 हो जाएगा। तो आपके पास वो रिस्ट्रिक्शन होल्ड कर देगी, बट दिस इज अ सिंगल रिस्ट्रिक्शन। तो आप स्टेटा में इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, स्टूडेंट टीचर रेशियो इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट। विल डिस्कस दिस
यूजिंग स्टेटा एज वेल। तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। अगले वाली वीडियो में हम थोड़ी सी बात ये करेंगे कि आर स्क्वायर हाई होना, आर स्क्वायर लो होना, तो क्या इससे मॉडल का अच्छा या बुरा होना या कम कम अच्छा होना साबित होता है, नहीं होता। तो प्लीज स्टे इन ट्यून। और जो क्वेश्चंस हैं उसको आप कमेंट्स में नीचे भेज दीजिए। जो लोग क्लास के हैं वो जब क्लास हो उस वक्त पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।